गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 18 जनवरी 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा वेट करने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। मेरे लैपटॉप का एक्चुअली मोबाइल खराब माइक खराब हो गया था, तो जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन आप सभी ने वेट किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एक बार देख लेते हैं ब्रीफली आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक करेंगे दोस्तों वो हम करेंगे यूएई के बारे में। थोड़ा सा ये ज्योग्राफिकल लोकेशंस आपको मैं बताऊंगा, और रेड सी को कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं, बाउंड्री शेयर करती हैं, उसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक भी बताऊंगा। तो इस टॉपिक को आप थोड़ा सा देखें, प्रीलिम्स में आपके बहुत काम आने वाला है ये ट्रिक्स वगैरह। अगला जो टॉपिक है गति शक्ति मिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये रिवाइज्ड है टॉपिक, क्योंकि पहले हम इसके बारे में कर चुके हैं, तो हल्का सा रिवीजन आपको करवा दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोबारा से न्यूज में आया है। अगला जो टॉपिक है वो है लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में। ये आज का बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिटोरियल है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले कभी बात नहीं किया है, क्योंकि अभी लाइव स्टॉक सेंसस रिलीज हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी ज्यादा, तो इसको एडिटोरियल का आप जरूर देखें। मेंस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला है। अगला जो टॉपिक करेंगे वो तो घिसा पिसा टॉपिक है। वैसे तो महाराष्ट्र में ओबीसी कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उसके बारे में है, तो थोड़ा सा ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में आपको बताऊंगा। अगला जो टॉपिक है वो है बिरजू महाराज जी की देखिए डेथ हो गई है। कथक क्लासिकल डांस है, उसके बहुत ही जाने माने, इवन पद्म विभूषण भी थे वो, उनकी डेथ हो गई है, तो थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो आप इसको पर्सनैलिटी इन न्यूज़ में अपने करंट अफेयर से भी कवर कर सकते हो, और आप इसको आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से भी कवर कर सकते हो इन द डोमेन ऑफ क्लासिकल डांसेस, राइट। और आज का जो एक्सप्लेनर सेक्शन है वो बात करता है इनइक्वालिटी के बारे में। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इनइक्वालिटी के बारे में बहुत ही शॉकिंग फैक्ट सामने आए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, पेंडेमिक के समय में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, कैसे उसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ी है, और क्या क्या सॉल्यूशंस है। तो यहाँ से भी मेंस में डायरेक्ट आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले करते नहीं है, वैसे ही काफ़ी डिले हो गया आज। तो देखिए ये न्यूज़ है मिडिल ईस्ट के बारे में। क्या क्या इशू वहाँ पे चलता है इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, को पहली बार बात नहीं कर रहे हैं। हम सबको पता है कि यहाँ पे देखिए ये है येमेन। थोड़ा लोकेशन अगर आप देखेंगे, ये आपका आ जाता है इधर सऊदी अरेबिया, ये आ जाता है आपका यूएई। सऊदी अरेबिया यूएई जो है वो पक्के दोस्त हैं, है ना, जय और वीरू की दोस्ती है इनकी। लेकिन जो कतार है ना, कतार से इनका पंगा है। पड़ोसी से बनती नहीं है इनकी अपनी कतार के साथ, और थोड़े समय पहले कतार से इन्होंने जो फ्लाइट्स वगैरह थी वो भी कैंसिल कर दी थी। यहाँ पे आ जाता है आपका ईरान, और यू नो वेरी वेल कि ईरान और सऊदी अरेबिया जो है वो है पक्के वाले दुश्मन। ये गब्बर वाली जोड़ी है भैया। तो ये है पूरा मामला। और यहाँ पे आ जाता है यमन। यमन में जो है यहाँ पे दो ग्रुप हैं। एक जो नॉर्थ वाला यमन है, यहाँ पे हूथीज ग्रुप है, और हूथीज जो है वो ज़्यादातर सुन्नीज हैं, और इनकी जो है यमन की जो गवर्नमेंट है उसके साथ लड़ाई चल रही है काफ़ी समय से। तो सिविल वॉर बेसिकली यहाँ पे चल रहा है। हुतीज को कौन सपोर्ट करता है? ईरान सपोर्ट करता है, यू वेरी वेल नो, है ना। वेपन्स वगैरह जो देते हैं वो सब। और जो यमीनीज जो गवर्नमेंट है उसको कौन सपोर्ट करता है? उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, यूएई सपोर्ट करता है, इवन यूएसए यूके ये सब कंट्री उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये कई बार क्या करते हैं ना, हुथी जो रेबल्स इनको बोलते हैं, ये सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ से अटैक, और जो होते हैं ना रॉकेट्स वगैरह वो छोड़ देते हैं, और जो इनकी ऑयल फैसिलिटी वगैरह हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, यहाँ से सीधा रॉकेट छोड़ा और यूएई के ऊपर जाके गिरा यहाँ पे, ठीक है, सीधा अटैक यहाँ पे किया। और उसमें जो है 3 लोगों की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, जिसमें 2 इंडियंस थे और एक पाकिस्तानी थे। वो थोड़ा सा आपको, अब ये इसलिए न्यूज़ में है कि ये आपसे पूछने वाला नहीं है एग्जाम में, इसी बहाने से हम लोग थोड़ा सा ना लोकेशंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आपको नजर आना ना, ये है आपका रेड सी। एक बार देख लेते हैं रेड सी के आसपास कौन कौन सी कंट्री हैं, फिर थोड़ा सा आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने का, क्योंकि ये मेंस में तो खैर इतना काम नहीं आता, प्रीलिम्स में बहुत काम आता है ये ट्रिक्स वगैरह आपके। देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है ये सऊदी अरेबिया, जो इसको बाउंड्री शेयर करता है। इधर आपका आ जाता है इजिप्ट, है ना, तो एक कंट्री ये हो गई, दो कंट्री ये हो गई। यहाँ पे आपका आ जाता है सूडान, दिस इज कंट्री नंबर 3। इधर आपका आ जाता है इथोपिया, दिस इज कंट्री नंबर 4। इधर आपका आ जाता है जिबूती, दिस इज कंट्री नंबर 5। और इधर आपका आ जाता है यमन, ठीक है, दिस इज कंट्री नंबर 6। तो ये 6 कंट्री बाउंड्री शेयर करती हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊं तो आपको ट्रिक को किस तरह से कर सकते हो, थोड़ा इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, यहीं पे कर लेंगे। देखिए डी आपका आ जाता है, D4 आपका जिबूती हो गया, ठीक है। ई आपका आ जाता है, E4 आपका इथोपिया हो जाएगा, इथोपिया, ठीक है। S4 आपका सूडान हो जाएगा, एक और एस हमारे पास है, ठीक है, सऊदी अरेबिया आपका हो जाएगा। ई भी हमारे पास है, ठीक है, ई मतलब इजिप्ट आपका हो जाएगा। अरे रुक जाओ, का ऊपर कहाँ जा रहे हो, ठीक है, इजिप्ट आपका हो जाएगा, और वाई मतलब आपका यमन हो जाएगा, यमन। तो आप कैसे याद करोगे इस ट्रिक को? D E S S E Y,
जिसे आप हिंदी में अगर वो याद करो तो देसी से याद कर सकते हो, ठीक है। हम भी देसी लोग हैं भैया, और देसी ट्रिक से याद करेंगे, तो इंग्लिश ट्रिक में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। डी फॉर जिबूती, ई फॉर इथियोपिया, एस फॉर सूडान, एस फॉर सऊदी अरेबिया, ई फॉर इजिप्ट एंड वाई फॉर येमन। दीज आर द 6 कंट्री, दे शेयर बाउंड्री विद द रेड सी। ये आपको बस याद करना है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, ठीक है। इसको अपनी जो ट्रिक्स वाली नोटबुक है ना उसके अंदर लिख लेना, बाद में बहुत काम आएगा आपके। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। पुराना घिसा पीटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ मामला पूरा क्या है। यही सेम मामला थोड़े समय पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ था। उस समय भी सेम वर्डिक्ट आया था कोर्ट का, इस बार भी सेम वर्डिक्ट आया है। एक्चुअली होता क्या है ना, महाराष्ट्र में जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शन चल रहे हैं, जैसे जिला परिषद, पंचायत वगैरह के, और महाराष्ट्र की सरकार ने वहाँ पे 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसीज को दे दिया, ठीक है, जो कि बनता भी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली देना भी चाहिए। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस 27% वाले ओबीसी के कोटा को रद्द कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो 20% सीट है ना, इसको ओबीसी से हटा के आप जनरल में इलेक्शन करवाइए, जनरल कैटेगरी में। आपको सोच लग रहा होगा सर ये कैसी बात होगी, ओबीसी को तो कोटा मिलना चाहिए ना 20%, क्योंकि इंदिरा साहनी केस जब हुआ था मंडल कमीशन वाली, वो सब चीज़ें आपको पता है, उसमें 27% का एक ओबीसी का कोटा होता ही है, और SC ST का मिला के 50% हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में कहा था कि जो टोटल रिजर्वेशन है ना वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली लक्ष्मण रेखा है ना, 50% से कोटा किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए आगे। तो महाराष्ट्र ने ये जो 27% रिजर्वेशन दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट क्यों किया, ये आपको मैं बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक प्रोविजन दी, एक वर्डिक्ट दिया था बेसिकली। उसमें यह कहा गया था महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर लोकल बॉडीज में, मतलब जिला परिषद या पंचायत वगैरह में, म्यूनसिपैलिटी वगैरह में अगर ओबीसी को कोटा देती है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसके लिए उसको एक टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट, और इसे कहा जाता है ट्रिपल टेस्ट, ठीक है। ट्रिपल टेस्ट देने के बाद ही कोई स्टेट ओबीसी को 27% कोटा दे सकता है। तो ये जो ट्रिपल टेस्ट है ना, ये आपके लिए एग्जाम में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रिपल टेस्ट क्या कहता है, देखिए, ट्रिपल टेस्ट कहता है कि किसी भी स्टेट को पहले एक कमीशन को सेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हाई कोर्ट वगैरह के जज हो सकते हैं। ये कमीशन डिसाइड करेगा कि क्या वहां पे, मतलब जो ओबीसीज हैं उनका डेटा कलेक्ट करेगा, और क्या वहां पे जो ओबीसीज हैं वो बैकवर्ड हैं कि नहीं है, अगर बैकवर्ड हैं तो कितने बैकवर्ड हैं। बेसिकली इस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ओबीसी कोटा कितने लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आर गेटिंग दिस पॉइंट। मान लो अगर वहां पे ओबीसी पॉपुलेशन सिर्फ 25% है, तो क्या फिर भी आप वहां पे 27% कोटा दोगे? बिल्कुल भी नहीं दोगे। और मान के चलो कि वहां पे ओबीसी पॉपुलेशन 27% है, लेकिन क्या सभी ओबीसी कास्ट बैकवर्ड हैं? ये भी जरूरी नहीं। तो उसके लिए कमीशन बनाना पड़ेगा, कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड होगी, स्पेसिफाइंग द प्रोपोर्शन ऑफ द रिजर्वेशन। तो पहले तो आप उनकी बैकवर्डनेस चेक करोगे, बैकवर्डनेस चेक करने के बाद वो कमीशन बताएगा कि कितना परसेंट आपको रिजर्वेशन देना है, 20 देना है, 25 देना है, 27 देना है। ये बात हो गई। तीसरा जो टेस्ट है उसका मतलब यह है, किसी भी हालत में रिजर्वेशन की लिमिट 50% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, जैसे कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये 2010 के अंदर उन्होंने ट्रिपल टेस्ट दिया था। महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया, एक ऐसे झूठ मूठ का कमीशन बना दिया, उस कमीशन की रिपोर्ट को भी पूरी तरह से नहीं माना, और ये 57% कोटे को भी ब्रीच कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने ओबीसी कोटा के 27% की लिमिट को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया है। महाराष्ट्र की सरकार ने दोबारा से कोर्ट के अंदर अपील की है कि सर अपने डिसीजन को आप दोबारा से रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि अगर देखिए सीधी सी बात है, अगर ओबीसी कैटेगरी में जनरल कैटेगरी वाले लड़ेंगे तो ओबीसी का क्या होगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल की जो एक प्रोविजन है वो इसके अगेंस्ट में जाता है, वायलेट करता है। तो देखना रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी महाराष्ट्र की सरकार के डिसीजन को ही सपोर्ट किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी बात करेगा। और थोड़े समय पहले एक्चुअली मध्य प्रदेश के अंदर भी सेम इशू हुआ था, वही मध्य प्रदेश में भी ट्रिपल टेस्ट नहीं दिया गया था सरकार के द्वारा। तो यह कोई रिटन टेस्ट नहीं है, मतलब इसका सिर्फ नाम ट्रिपल टेस्ट है, ठीक है। चलिए, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज जो हैं, इनको महाराज जी भी कहा जाता है और पंडित जी भी कहा जाता है, और कथक डांस के बहुत ही रिनाउंड डांसर रहे हैं। इंटरनेशनल इनको बहुत फेम मिला है, इंडिया में बहुत लेजेंडरी इनका स्टेटस है। और
इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है, तो थोड़ा-सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कथक डांस से थोड़ा-सा रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बन सकता है। कथक डांस आपने देखा होगा फ़िल्मों वगैरह में, कई बार बॉलीवुड वगैरह में जो रेखा वो इन आँखों की मस्ती, यूं ही कोई मिल गया था सारी राह चलते चलते, इस तरह के गाने अगर आपने देखे होंगे ना, तो वहाँ पे कथक का ही यूज़ होता है, जहाँ पे एक तबले वाला बैठा रहता है, सारंगी वाला बैठा रहता है, और इस तरह के ये घुंघरू जो है पैरों में पहने जाते हैं ना, और इसमें पैरों की मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त होती है, और घूमा भी जाता है, ये जो घाघरा होता है ये घूमता है इस तरह से, और हाथों की मूवमेंट और फेस के थ्रू बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं। तो कथक डांस जो है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे 8 क्लासिकल डांसेस हैं, जिसमें से कथक एक है, और उत्तर प्रदेश के अंदर ओरिजिनेट हुआ कथक, और इसके मेरे 2-3 घराने हैं, जयपुर घराना है, लखनऊ घराना है अ इसका, और थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। कथक डांस का जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो नट्य शास्त्र के अंदर है। एक्चुअली इंडिया में जो क्लासिकल डांसेस का ओरिजिनेट होता है वो नट्य शास्त्र से ही होता है, और हमारे यहाँ पे 2 तरह के क्लासिकल डांसेस होते हैं, एक नॉर्थ इंडिया में होता है, साउथ इंडिया में होता है। नॉर्थ इंडिया वाला जो क्लासिकल डांस है बेसिकली, जहाँ पे हिंदुस्तानी फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांसेस होता है, वो सिर्फ कथक ही है। बाकी हमारे पास जो है वो द्रविडियन वाले हैं, ठीक है? और क्योंकि जो नट्य शास्त्र किसने लिखा था, ये भरत मुनि ने लिखा था, संस्कृत में लिखा गया था, और हमारे जो बहुत सारे डांसेस हैं वो यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बता ही दिया। इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन के अंदर इन्वोकेशन होता है। इन्वोकेशन मतलब इंट्रोडक्शन होती है। तो जैसे जो हिंदू डांसर्स होते हैं वो हाथ जोड़ते हैं और प्रणाम करते हैं भगवान को। जो मुस्लिम डांसर्स होते हैं इसमें वो सलाम करते हैं। तो ये तो इन्वोकेशन हो गया, बेसिकली आप जो है अपने गॉड को याद करते हो, उनसे प्रे करके जो है वो ब्लेसिंग्स लेते हो। पहला तो ये हो जाता है। दूसरा होता है नृत्य। नृत्य के अंदर जो है वो बिल्कुल डांस मूवमेंट्स होती हैं, प्योर डांस मूवमेंट्स होती हैं, इसमें कोई स्टोरी नहीं होती है। म्यूजिक चलेगा, तबला बजेगा, सारंगी बजेगी, और ये डांसर जो है वो घूम के फिर के अपने पैरों के थ्रू, है ना, वो मूवमेंट करने से पूरा डांस करता है। तीसरा जो होता है वो होता है नृत्य। नृत्य में होती है स्टोरी, ठीक है, इसमें करेक्टर्स होते हैं। जैसे ज्यादातर जो कथक के अंदर जो है वो कृष्णा और राधा, कभी कभार शिवा और शक्ति को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ज्यादातर कृष्णा की ही इसमें स्टोरी होती है। तो नृत्य के थ्रू वो स्टोरीज बताई जाती हैं कृष्णा के बचपन की, और उनकी जो चीजें हैं वो सब बताई जाती हैं नृत्य के थ्रू, ठीक है। तो नृत्य में होती है स्टोरी, और नृत्य में होता है प्योर डांस फॉर्म्स, और इन्वोकेशन में होता है इंट्रोडक्शन। ये 3 सेक्शंस होते हैं इसके, ठीक है। घुंघरू आपने याद रख लेना है, घुंघरू का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है इसमें, ठीक है। इसे बोल भी कहा जाता है। बोल का मतलब ये होता है कि जब डांस होता है, तबला बजता है ना, उसके बेसिस पे जो जुगलबंदी होती है ना, उसके थ्रू ये सारी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और बिरजू महाराज जी बहुत ही एक रिनाउंड डांसर रहे हैं, सितारा देवी जी भी रही हैं। और बिरजू महाराज एक डांसर फैमिली से ही आते हैं। इनके चाचा जी जो थे, 2 चाचा जी थे इनके, वो भी बहुत बड़े डांसर्स रहे हैं। इनके पिताजी भी बहुत बड़े डांसर्स रहे हैं। तो बिल्कुल डांसर की फैमिली से आते हैं, तो थोड़ा सा आपको कथक के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया और मोहिनी अट्टम, ये 7 और हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 7 प्लस कथक, ठीक है। देखिए कथक का मतलब ही है कथा, कथा वर्ड से ही आया है ना, कथा का मतलब है स्टोरी। और ये बहुत पुराना डांस है, 4 सेंचुरी बीसी से जो है ये चला आ रहा है अभी तक, और जिंदा है अभी, फेमस भी है। बहुत बढ़िया बात है। देखिए इतने 2,500 हो गए हैं, बहुत पुराना डांस है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको क्लासिकल डांसेस के बारे में डेफिनेटली प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, बहुत बार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। ये तो मैंने हल्की फुल्की डिटेल दे रखी है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल आपको करना पड़ेगा इसके अंदर। खैर, आगे करते हैं गति शक्ति मिशन के बारे में। गडकरी जी जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स के साथ मीटिंग किया था, जिसमें तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, है ना, वहाँ के सीएम वगैरह आए थे, उन्होंने अटेंड किया था। तो इन्होंने गति शक्ति मिशन को इम्प्लीमेंट करने की बात वहाँ पे की, उनके कंसर्न सुने, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। तो उसी में जो है थोड़ा सा गति शक्ति के बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए गति शक्ति जो मिशन है ना, देखिए क्या होता है, सारे का सारा खेल है मूवमेंट का, ठीक है। हमारी कंट्री में क्या होता है, पहले जो रोड मिनिस्ट्री होती है, यानी कि जो रोडवेज वाला डिपार्टमेंट होता है, वो पहले सड़क बनाते हैं, है ना। सड़क बना के चले जाएंगे, 2 महीने बाद पाइप वाले जो है ना, गैस पाइपलाइन वाले,
उनको याद आएगा, अरे भैया हम पाइप डालना तो यहाँ पे भूल ही गए, तो वो आएंगे इसको खोदेंगे, है ना। यहाँ पे जेसीबी मशीन लगाएंगे और बहुत सारे लोग वो जेसीबी की खुदाई देखेंगे खड़ा होकर दिन भर, काम तो कुछ है नहीं लोगों को, और वो इसकी पाइप डालेंगे, पाइप डालने से पूरा सड़क टूट जाएगा। अब ये रोडवेज वाला के दोबारा से सड़क बनाएंगे। 6 महीने बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों को याद आएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने तारें भी बिछानी थी, तो फिर से आके इसको खोदने लगेंगे। ऐसा होता है ना। तो क्योंकि यहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में जो है वो आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है। सब अलग अलग काम करते हैं हमारे यहाँ पे, सारे के सारे डिपार्टमेंट, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इंडिया में मूवमेंट की वजह से हमारा 13 से 14% जीडीपी सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट की वजह से ही चला जाता है। पहले वो सड़कों से जो है वो पोर्ट के ऊपर जाएगा, है ना। मतलब पहले सड़क से जो है वो ट्रक में लाद के हम लोग सामान उसको किसी रेलवे स्टेशन पे लेके जाएंगे। वो रेलवे स्टेशन पे जो है 2-4 दिन खड़ा रहेगा, उसको हम लोग ट्रेन के अंदर ला देंगे, ट्रेन से जो है वो पोर्ट में जाएगा, पोर्ट से जो है वो शिप के अंदर उसको लोडिंग करेंगे, अनलोडिंग करेंगे, फिर इसको कहीं और पे जाकर ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये जो पूरा लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, इसमें हमारा 13 से 14% जीडीपी चला जाता है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये जो है 3 से 4% है, क्योंकि वहां पे मूवमेंट इतना सीमलेस होता है एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये मिनिस्ट्री के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो। एक मिनिस्ट्री को पता होना चाहिए कि दूसरी मिनिस्ट्री कौन सा काम कर रही है। जैसे रोडवेज वालों को पता होना चाहिए कि गैस पाइपलाइन वाला कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, गैस पाइपलाइन वालों को पता होना चाहिए कि रोडवेज के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, उनको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कौन सा चल रहा है, उनको पता होना चाहिए कि रेलवे के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो ये जब प्रोग्राम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे ना, तो एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वर्ल्ड क्लास बन सकता है। तो ये जो गति शक्ति जो पोर्टल है, इसमें जो है 16 मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने क्या किया है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट किया है, जिसमें वो रियल टाइम में एक दूसरे की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। और रेलवे रोडवेज और ये आपस में मिलकर काम करेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स हैं, सागरमाला, उड़ान स्कीम, भारतमाला, वाटरवेज एंड ऑल दैट, सब मिनिस्ट्री आपस में काम करेंगे। जिसकी वजह से मान लो किसी ट्रक को दिल्ली से अगर उसको कोची जाना है, ठीक है, और कोची से बाद में उसको कहाँ जाना है, मान लो उसको जो है यमन जाना है, यमन का हम एग्जांपल ले ही रहे थे। अगर दिल्ली, तो पहले तो वो दिल्ली से ट्रक में ला देंगे उसको, लोग ट्रक से उसको जो है किसी जो है रेलवे स्टेशन पे लेके जाएंगे, वहां से उसको रेलवे में जो है कोची लेके जाएंगे, कोची से उसको जो है हम लोग पोर्ट के ऊपर लेके जाएंगे, पोर्ट से उसको फिर यमन के ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे हो जाती है दिक्कतें, क्योंकि सारे के सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो उस चीज को दूर करने के लिए गति शक्ति प्रोग्राम चलाया गया था। इस आर्टिकल में सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा, गति शक्ति के बारे में हल्का फुल्का आपका एक्स्ट्रा डिटेलिंग जो है थोड़ा गूगल आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम की जो थोड़ी समस्या होती है ना, उस वजह से। खैर, आज का है एक्सप्लेनर सेक्शन, बहुत ही जबरदस्त एक एक्सप्लेनर सेक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली क्या है ना, कोविड के समय में, पैंडेमिक के समय में पूरी दुनिया में जो है इनइक्वालिटी बढ़ गई है। इनइक्वालिटी का मतलब है रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ गया है। रिच पीपल आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, पुअर पीपल आर गेटिंग पुअरर डे बाय डे, है ना। गरीब के तन पे जो कपड़ा था वो भी छीन लिया गया है, और अमीर आदमी की इनकम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जैसे कि आप देख ही सकते हो, है ना। अंबानी वंबानी अडानी भैया दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में आने लगे हैं। पहले ये जो है आउट ऑफ 30 हुआ करते थे। अब जेफ बेजोस की इनकम देख लो, इलोन मस्क की इनकम देख लो, कितनी ज्यादा बढ़ गई है ना। तो बहुत ज्यादा गैप बढ़ गया है। तो एक रिपोर्ट अभी आई है ऑक्सफैम की, जिसका रिपोर्ट का टाइटल है इनइक्वालिटी किल्स, द अनपैरेलल्ड एक्शन नीडेड टू कम्बाट अनप्रेसिडेंटेड इनइक्वालिटी इन द वेक ऑफ कोविड-19। ये उस रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट ने क्या क्या फाइंडिंग की है वो हम देख लेते हैं। इनका कहना है कि 160 मिलियन पीपल पेंडेमिक के दौरान जो पहले गरीबी रेखा से ऊपर हुआ करते थे, वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। दुनिया के जो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल हैं, उनकी इनकम जो है पिछले 2 साल में डबल हो गई है। दुनिया के 1% जो टॉप ह्यूमैनिटी, मतलब जो टॉप 1% पॉपुलेशन है, वो इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करती है जितना टॉप 50%, उसका मतलब आधा करते हैं। मान लो सबसे नीचे वाले 50% लोगों ने 2 kg ग्रीन हाउस गैस को एमिट किया, ऊपर वाले 1% पता कितना करते हैं, 4 kg। आप सोच के देखो।
100 लोगों की पॉपुलेशन में से एक आदमी जो है वो 4 केजी कर रहा है और नीचे वाले 50 लोग सिर्फ 2 केजी कर रहे हैं। कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है। और फिर कहते हैं कि ग्लोबल एमिशन के लिए पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल है। भैया पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, रिच पीपल रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो इतना एमिशन करते हैं कि जितना बॉटम के 50% लोग करते हैं। उसकी बात 369 मिलियन मतलब 37 करोड़ बच्चे पेंडेमिक की वजह से इनका जो स्कूल में मील मिलता था, मिड डे मील जिसको कहते हैं, वो लॉस्ट हो गया है। अब इनके न्यूट्रिशन के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है आप इमेजिन ही कर सकते हो, है ना। हंगर, न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, है ना, वो आप खुद इमेजिन कर सकते हो। तो ये जो है कुछ फाइंडिंग है इस रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट ने बहुत बढ़िया चीज कही है, देखिए कहता है इनइक्वालिटी इज अ डेथ सेंटेंस for people that are marginalized by the social and economic structure and removed from the political decision making। ऐसे लोगों के लिए इनइक्वालिटी एक डेथ सेंटेंस है, मतलब फांसी का फंदा है। जो मार्जिनलाइज्ड है मतलब SC ST कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है, वो जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि सोशली और इकोनॉमिकली बिल्कुल बैकवर्ड हैं और जिनका पॉलिटिकल डिसीजन है ही नहीं। मान लो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर आप बात करो, वहां पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं उनका। ट्राइबल कम्युनिटीज पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन लगभग ना के बराबर है। ऐसे लोगों के लिए इनइक्वालिटी डेथ सेंटेंस के बराबर होती है। कुछ खास टर्म इन्होंने यूज की है, जैसे वैक्सीन अपार्थीड। वैक्सीन अपार्थीड का मतलब यह है कि जो अमीर कंट्रीज हैं उनके पास तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, लेकिन जो गरीब कंट्री है वहां पे वैक्सीन है ही नहीं। अरे वैक्सीन का टीका तो तब लगाओगे ना जब अवेलेबल होगा। अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, मैनी एशियन कंट्रीज, दे डू नॉट हैव वैक्सीन एट ऑल। जबकि इसराइल में देखो आप, उन्होंने 2-2 3-3 बार बूस्टर डोज लगा दी है। यूके में देखो, यूएसए में देखो, अमेरिका मतलब अमीर कंट्रीज में कितना ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल है, जिसे कहते हैं वैक्सीन अपार्थीड। बिलिनियर वेरिएंट, जैसे हम लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करते हैं ना, ऐसा ही बिलिनियर वेरिएंट एक वर्ड इन्होंने यूज किया है टर्म। मतलब इस वायरस की वजह से, पेंडेमिक की वजह से अमीर आदमी को तो बेनिफिट ही हुआ है ना, अमीर आदमी को नुकसान थोड़ी हुआ है। तो इस वेरिएंट को उसको तो बेनिफिट हुआ है, वो तो और अमीर हो गया है। अमीर आदमी तो चाहेगा कि फ्यूचर में और भी वायरस आए, लेकिन हालत किसकी खराब है? गरीब आदमी की हालत खराब है। ना उसके पास जॉब है, ना उसके पास हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैसे हैं, है ना, ना ही उसके पास जो है रहने के लिए जगह है, और इसलिए तो माइग्रेट कर रहा है इतने इतने हजार किलोमीटर। तो दिस इज बिलिनियर वेरिएंट which is extremely good for the rich people, extremely bad for the poor people। extreme inequality is a form of economic violence, जो कि हम लोगों ने ऊपर बात किया था, है ना। लॉकडाउन्स led to the increase in the violence against women। अब डोमेस्टिक वायलेंस भी होने लगा वीमेन के अगेंस्ट में। पहले तो होता ही था डेफिनेटली, लेकिन पेंडेमिक के बाद इसके इंस्टेंसेस और ज्यादा बढ़ गए, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। 20 मिलियन गर्ल्स आर एट द रिस्क ऑफ लूजिंग एक्सेस टू एजुकेशन। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चियां, लड़कियां, गर्ल्स जो हैं, एजुकेशन उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि पेंडेमिक है, स्कूल वैसे ही बंद हैं, राइट। और अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही है, जो परिवार पहले गरीब थे और गरीब हो गए, तो लड़कियों को क्या है, वो काम वाम में लगाने लगे इधर उधर, तो वो सारी चीजें हो गई। अनफॉर्चुनेटली उनका एजुकेशन जो है खत्म हो गया। गोल्स ऑफ द जेंडर इक्वालिटी हैज सफर्ड अ ह्यूज सेटबैक, इट विल टेक 135 इयर्स टू करेक्ट। तो जो जेंडर इनइक्वालिटी है अभी उसको अगले 135 साल कम से कम लगेंगे उसको इक्वल करने में। पहले ये जो है 90 ईयर्स हुआ करता था, तो आप ये समझ सकते हो लगभग 40 साल 45 साल और ज्यादा हम लोगों को वेट करना पड़ेगा जेंडर इक्वालिटी के लिए, ठीक है। और ये तो यूरोपियन कंट्रीज का ज़्यादा एस्टीमेट है। अगर आप इंडिया या एशियन अगर आप कंट्रीज की बात करो तो कम से कम 200 प्लस ईयर लगने वाले हैं जेंडर इनइक्वालिटी अचीव करने के लिए। तो ये जो पेंडेमिक की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ी है ना, ये कोई ऐसा 2-4 साल में जाने वाला नहीं है, इसको जाने में बहुत समय लगेगा। तो सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम हम लोगों ने बात कर लिया, फाइंडिंग्स की बात कर लिया, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन आप देख सकते हो, वैक्सीन रेसिपी। पहली बात तो ये कि जो वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला है वो ओपन सोर्स होना चाहिए। अभी वैक्सीन को कुछ खास कंट्री, कुछ खास कंपनी ही बना सकती है। तो वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला क्योंकि उनके पास है, तो उनको जो है ये वैक्सीन फॉर्मूला ओपन कर देना चाहिए। जो भी कंपनी इसको बनाना चाहे वो इसको बना सकती है। इवन इंडिया और साउथ अफ्रीका ने कितना ज्यादा WTO के अंदर इस आवाज को बार बार उठाया है कि हम लोगों को वैक्सीन बनाने की छूट दे दी जाए, लेकिन नहीं मिल रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि कुछ खास कंपनियों ने उसके अपने फॉर्मूले के ऊपर कुंडली जमा के बैठे हैं, वो किसी और को अलाउ कर ही नहीं रहे हैं।
ये यहाँ पे समस्या है। तो ये सॉल्यूशन एक हो सकता है, क्योंकि जब आप उसको ओपन सोर्स कर दोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ वैक्सीन बनाएंगी और जो गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी। मोनोपोलीज ओवर द वैक्सीन हेल्ड बाय द फार्मास्यूटिकल जायंट्स, देखिए उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर दिया है। टैक्स ऑन द रिचेज़, अमीर और लोगों के ऊपर टैक्स लगाइए, वो जो टैक्स से आपका पैसा कलेक्ट होगा उसको जो है आप गरीब आदमी को दे सकते हो इन डिफरेंट फॉर्म्स, फूड की फॉर्म में, शेल्टर की फॉर्म में, जॉब्स की फॉर्म में, है ना, सब्सिडी एंड ऑल दैट। हेल्थ के ऊपर खर्चा कर सकते हो, तो टैक्स जो है अमीरों के ऊपर अब लगाइए। मतलब एक नॉर्मल अमीर नहीं, जो बहुत एक्स्ट्रा अमीर है ना, उनके ऊपर लगाइए, टाटा के ऊपर लगाइए, अंबानी के ऊपर लगाइए, बिरला के ऊपर लगाइए, जेफ बेजोस के ऊपर लगाइए, इनके ऊपर टैक्स लगाइए। टैक्स तो ऑलरेडी वो देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लगाइए। परमानेंट कैंसिलेशन ऑफ द टैक्स हेवंस, है ना, टैक्स हेवन के बारे में हम लोग पहले बातें कर चुके हैं, जैसे केविन आइलैंड है, थाईलैंड है, वर्जिन आइलैंड्स है, आपका है ना, बहुत सारे जो टैक्स हेवंस है जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर देती हैं, उनको जो है पूरी तरह से बंद कर दीजिए। वेल्थ एंड द रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इनकम सेफ्टी नेट, तो जो यहाँ से टैक्स लगाने से जो पैसा इकट्ठा होगा उसको आप गरीबों के लिए हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा कर सकते हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चा कर सकते हो ना, वहां पे उसको खर्चा कीजिए। तो गरीब आदमी की कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो भी नेशन बिल्डिंग के अंदर, इकोनॉमी के अंदर तो कंट्रीब्यूट करेगा। इन्वेस्टिंग इन प्रोटेक्टिंग द वीमेन फ्रॉम द वायलेंस, है ना, वीमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ काम करिए आप, कोई पॉलिसी बनाइए या कोई अवेयरनेस फैलाइए, कुछ भी करिए, लेकिन वो आपको काम करना बहुत जरूरी है ना। उसके अलावा वर्कर यूनियंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ठीक है, उनको पावर देने की जरूरत है, क्योंकि जब वर्कर यूनियन को पावर दोगे तो डेफिनेटली डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। और जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, जैसे लोअर कास्ट हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, आप उनको उनको जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाइए और उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए। तो ये कुछ सॉल्यूशन जो है इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, सीधा सीधा आपके एग्जाम में आप इन सॉल्यूशन को डायरेक्टली लिख सकते हो। अगला जो टॉपिक हमारे पास वो है जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड फ्रॉम द लाइव स्टॉक फार्मर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आपका बन सकता है यहाँ से, क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी बन सकता है। वो आपको बोल सकता है इंडिया इंडिया इज एन इकोनॉमी इंडिया इज एन इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स। ठीक है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस, और ऐसे बोल सकता है डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन लाइवस्टॉक इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इन लाइवस्टॉक इकोनॉमी एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस। ठीक है, इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन आपसे वो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, या फिर कुछ और तरीके से पूछ सकता है कि रिसेंटली लाइवस्टॉक सेंसस इज आउट, डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस। ठीक है, लाइवस्टॉक जो इकोनॉमी है हमारी, उसके लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है वो। लाइव स्टॉक का मतलब आपको समझ गए होंगे, जानवर जानवर होते हैं लाइव स्टॉक का मतलब। तो अभी हमारा जो है लाइव स्टॉक सेंसस सामने आया है। लाइव स्टॉक सेंसस जो है वो 5 साल में एक बार होता है, जिसमें जानवरों की संख्या गिनी जाती है कंट्री के अंदर कितने हैं। और वो जानवर का मतलब वो होते हैं जो कि जैसे बफेलो, काओ, बकरी, भेड़, ऊंट, ये होते हैं, है ना। कुत्ता बिल्ली नहीं होते हैं, वो छोड़ दो आप। तो बेसिकली जो हम लोग जिसे फार्मिंग के अंदर यूज करते हैं वो वाले होते हैं एनिमल, जिसमें हम मिक्स फार्मिंग के अंदर यूज करते हैं, जो हमारे जिससे हम लोग इनकम करते हैं, उनको हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो 5 साल के अंदर एक बार किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड द एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एंड डेयरिंग। देखिए ये लिंक आपको मिल जाएगा, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो आपको वो, आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। सरकारी वेबसाइट है, जो अगर आपको पढ़ना है उस रिपोर्ट वगैरह के बारे में, उसको जाके पढ़ सकते हो। तो लिंक इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरलिंक कर दिया था। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड द डेयरिंग, इसके ये दोनों मिलके जो है सेंसस को करती है, हर 5 साल के बाद होता है, ये आपको मैंने पहले बता ही दिया है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 537 मिलियन जानवर हैं जो लाइव स्टॉक हम लोग काउंट करते हैं, मतलब लगभग 54 करोड़। ठीक है, काफी बड़ी संख्या है। इवन इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक हैं, लार्जेस्ट लाइव स्टॉक नंबर्स इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनमें से जो जितने भी जानवर हैं, लगभग 96% के लगभग वो रूरल एरियाज में है, शहरों में नहीं है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो वेटनरी हमारे पास हॉस्पिटल्स होते हैं, वो ज्यादातर कहाँ हैं? वो है सिटीज में। ज्यादातर जानवर कहाँ हैं? गाँव में। है ना समस्या? यहीं से समस्या की एक्चुअली शुरुआत होती है। तो गांव में अगर किसी जानवर, कोई आपका जानवर बीमार हो गया, उसको वैक्सीन देनी है, उसका इलाज करवाना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? आपको सिटीज में जाना पड़ता है। सिटीज में जाओगे कैसे आप, जब आपके गांव में सड़क ही नहीं है, जब वो वहां पे सर्विस एक्सेसिबल ही नहीं है ना। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी वाली प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। दूसरी समस्या, जितने भी ये जो किसान हैं जो जानवर पालते हैं, ये 2 जानवर, 3 जानवर या 4 जानवर, छोटे जो किसान है ना, 2-3 जानवर पालते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है क्रेडिट वाली। एक स्पेशल एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर को क्रेडिट इजीली मिल जाता है बैंक से,
लेकिन जानवर पालने वाले किसान को जानवर के नाम पे लोन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर पाता। ये बहुत बड़ी समस्या है। उसको इंश्योरेंस भी नहीं मिलता, एग्रीकल्चर का इंश्योरेंस बहुत इजीली मिल जाता है। ये समस्या है। ऊपर से मिल्क लॉस होता है। मिल्क लॉस इन द सेंस के जब आप इंटीरियर एरिया से किसी सिटी के अंदर आप दूध को देने जाओगे तो डेफिनेटली आपको समय लगता है ना? तो उस समय में बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत हो जाती हैं और मिल्क लॉस भी आपका होता है। मिल्क लॉस मतलब डायरेक्टली इनकम लॉस होता है। इस रिमोटनेस की वजह से ऐसा कहा जाता है कि जो छोटे जो किसान हैं जो जानवर पालते हैं, उनको महीने में जो है 8 से 10 हज़ार रुपए का नुकसान होता है। तो अगर आप वहाँ पे रोड्स बना दोगे, अगर वहाँ पे छोटे गाँव वगैरह में भी अगर आप वेटरनरी सर्विस अवेलेबल करवा दोगे, तो डेफिनेटली उसकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। अब ये तो हो गई समस्याएँ। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब सरकार ने ये सारी चीज़ें रियलाइज़ की जो मैंने आपको बताई। समस्याएँ तो हैं, लेकिन समाधान भी है। समाधान ये है कि प्रोग्राम सरकार ने चलाया है लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा, एक वैन होती है, वैन तो आप समझते ही हो, उस वैन के अंदर एक वेटरनरी डॉक्टर होगा, एक ड्राइवर होगा, एक हेल्पर होगा और जो जानवरों के लिए बेसिक मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है टेस्टिंग वगैरह करने के लिए जो खास दवाइयाँ होती हैं, ठीक है? वो दवाइयाँ वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो वो गाँव-गाँव में चक्कर काटेंगे, ठीक है? ये जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट है ना, मतलब एक वैन होती है, एक व्हीकल होगा, ये गाँव-गाँव में जाके चक्कर काटेंगे, तो जिसको भी अगर अपने जानवर के लिए कोई इलाज करवाना है, उसको वैक्सीन लगवानी है, किसी तरह की चीज़ करवानी है, तो वो वहाँ से करवा सकता है। तो बेसिकली अब उसको किसी शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जानवर को लेके। अब वो जानवर को पैदल भी लेके नहीं जा सकता। उसको किसी टेम्पो में, ट्रक में उसको डाल के लेके जाना पड़ेगा, तो वो खर्चा अलग से होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बढ़िया हो सकती हैं। और ऐसा कहा गया है कि 1 लाख जानवरों के ऊपर कम से कम 1 वैन होगी, जो कि ठीक-ठाक है। किसी-किसी स्टेट में वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, जहाँ पे थोड़ा हिली एरियाज़ हैं, वो सब आप कर सकते हो। तो अभी तक क्या होता था? अभी तक स्टेशनरी हॉस्पिटल्स होते थे, ठीक है? स्टेशनरी हॉस्पिटल्स होते थे, छोटे सिटीज़ में या बड़े सिटीज़ में जहाँ पे जानवरों को लेके जाते थे या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि उन हॉस्पिटल में से डॉक्टर वगैरह जो है वो गाँव में विज़िट करते थे कभी-कभार। लेकिन ये बहुत कभी-कभार होता था, 2 महीने में, 4 महीने में 1 बार। लेकिन ये जो वैन है ना, ये हर तीसरे-चौथे दिन आपके गाँव में आएगी, जो कि बहुत बढ़िया स्टेप है, ठीक है? अब इसकी सरकार को ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले अगर काम ठीक-ठाक नहीं चल रहा था, तभी तो ज़रूरत पड़ी है ना। आपको ये पता होगा कि थोड़े मतलब पिछले कुछ सालों में ज़ूनोटिक डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ज़ूनोटिक डिसीज़ मतलब जो कोरोना वायरस है ना, ये भी तो ज़ूनोटिक डिसीज़ है। डेंगू भी तो ज़ूनोटिक डिसीज़ है ना? ज़ीका भी तो ज़ूनोटिक डिसीज़ है। ज़ूनोटिक डिसीज़ वो होते हैं जो जानवरों से इंसानों के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। और पिछले काफ़ी समय से ज़ूनोटिक डिसीज़ की संख्या बढ़ गई है। तो सरकार ने ये रियलाइज़ किया कि अगर जानवर सुरक्षित रहेंगे, तो इंसान भी तभी सुरक्षित रहेगा। ठीक है? जैसे पिग से बहुत सारे डिसीज़ जो हैं वो इंसानों के अंदर जो है शिफ्ट हो जाते हैं। जो चिकन होते हैं तो बर्ड फ्लू वगैरह जब आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो जानवरों को भी सुरक्षित रखना ज़रूरी है, अगर इंसान को सुरक्षित रहना है तो। ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेके। आप एक बात इमेजिन करिए, अगर आपको खाँसी हो गई, जुकाम हो गया, तो आप क्या करते हो? क्या आप डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं जाते। आप लोग केमिस्ट के पास जाते हो और केमिस्ट को बोलते हो यार मुझे कोई एंटीबायोटिक दे दे। एंटीबायोटिक हमारी जुबान पे चढ़ा हुआ है। थोड़ी-सी भी बीमारी होती है, तुरंत एंटीबायोटिक कंज़्यूम कर लेते हैं। अब इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक कंज़्यूम करते हैं कि हमारी बॉडी ने एंटीबायोटिक के को रिएक्शन करना ही बंद कर दिया है। इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं है, ये हमारे जानवरों में भी आ गया है। हम अपने जानवरों को इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक देते हैं कि अब एंटीबायोटिक ने उनके ऊपर असर करना ही बंद कर दिया है। ये मतलब होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब होता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अकर व्हेन द एनिमल नो लॉन्गर रिस्पोंड टू द ड्रग्स। ठीक है, मतलब आपने सर दर्द की दवाई ली, उसने सर दर्द तो ठीक किया नहीं, पेट दर्द अलग से कर दिया। ये मतलब होता है ज़्यादा दवाइयाँ लेने का। इसका कारण क्या है? इसका कारण है गाँव में जो झोला-छाप डॉक्टर होते हैं जिनको कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग होती नहीं, है ना? अनट्रेन्ड डॉक्टर्स, नकली वाले। हाई डोज़ देते हैं हम लोग जानवरों को या लो डोज़ देते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट उतना उनको देते नहीं हैं। इनकरेक्ट ड्यूरेशन ऑफ द मेडिकेशन होता है, कभी भी ले लेते हैं। ओवर प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो ये कुछ समस्याएँ हैं कि गाँव के जानवरों में मतलब जानवरों में इंडिया में लाइव स्टॉक में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ गया है। इसका सॉल्यूशन यही होगा। इसका सॉल्यूशन होगा कि ये जो वैन है आपके गाँव में आएगी, आपके जानवरों को चेक करेगी, उसके अंदर ट्रेन्ड डॉक्टर्स होंगे, वो आपके जानवरों को बढ़िया दवाई देंगे, ठीक है? ज़रूरत होगी तभी दवाई देंगे, फालतू में उनको एंटीबायोटिक नहीं देंगे।
ठीक है। और ये जो हमारा WHO के अंदर प्रोग्राम है, ग्लोबल एक्शन प्लान जिसको कहा जाता है, उसके तहत भी हम इसको वन हेल्थ मिशन विजन जो है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये इसकी समस्याएं जो थी, सॉल्यूशन भी हम लोगों ने उसका निकाल लिया है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है और क्या बेनिफिट होगा इससे? इससे बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी वेटरनरी डॉक्टर्स के लेके। और क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया कि जो वैन होती है उस वैन के अंदर कौन होगा, एक उसके अंदर वेटरनरी डॉक्टर होगा, एक उसके अंदर ड्राइवर होगा और एक उसके अंदर हेल्पर होगा। तो आपको नहीं लगता कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? जो वेटरनरी डॉक्टर जो कॉलेज से निकलते हैं उनको तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा, एक ड्राइवर को जॉब मिलेगा और हेल्पर को जॉब मिलेगा। तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। अब नए नए स्टार्टअप्स उभरेंगे। पैंडेमिक के दौरान में कई ऐसे स्टार्टअप सामने आए हैं साउथ इंडिया में स्पेशली, जो कि किसानों को डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। तो और ज़्यादा स्टार्टअप सामने आएंगे जब इस तरह की स्कीम सामने आएंगी, और प्राइवेट पब्लिक जो पार्टनरशिप बढ़ेगा, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा। तो ये कुछ बेनिफिट होने वाले हैं इस पूरी स्कीम के। तो एक बना बनाया क्वेश्चन आपके सामने है, बना बनाया सॉल्यूशन आपके सामने है, और इस तरह के मेंस में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। उसके अलावा एक दो हमारे पास एडिशनल आर्टिकल्स भी हैं, वहाँ पढ़ सकते हो। ये वाला काफ़ी रिपीटेड है, अगर आपका मन करे, आपके पास समय है तो आप इसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है तो सूडान की लोकेशंस वगैरह आप मैप में देख लेना। उसके अलावा एक हमारे पास है, चाइनाज इकोनॉमी ग्रो एट 8.1%। और चाइना की इकोनॉमी से हमें कोई खास मतलब नहीं है, इंडिया की इकोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपका मन है तो पढ़ सकते हो। ये हमारे पास जो ड्रग थी, थोड़े समय पहले मैंने आपको करवाया था क्लास में कि इस ड्रग को अप्रूवल मिल गया है, लेकिन ICMR ने कई सारे ऐसे टेस्ट किए जिससे पता चला है कि ये ड्रग्स के जो है रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब इसका साइड इफेक्ट काफ़ी होता है। तो इस ड्रग को जो है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए ICMR ने इसके लाइसेंस को बेसिकली कैंसिल कर दिया है। तो इसका अगर आप न्यूज़ को पढ़ना चाहते हो तो वो न्यूज़ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।